हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सितंबर महीने का जो करंट स्टार्ट किया था मैंने पिछली बार कल, आज उसी का पार्ट 2 है। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे इससे जो इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कि सिंगापुर में राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय मूल के थर्मन सनमुगम का निर्वाचन निर्विरोध रूप से किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, सिंगापुर में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन का चयन करना है। इसमें ऊपर में लिखा हुआ है सही सत्य कथन। ऑप्शन ए केवल एक, बी में है दो केवल, सी में है एक एवं दो दोनों, और डी में ना तो एक ना ही दो। और इसमें आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। लेकिन थोड़ा बारीक कहाँ कहाँ चेंजेस हुआ है ये बहुत जरूरी है आपको जानना, क्योंकि सिविल में अब डायरेक्ट जो क्वेश्चन देखिएगा बीपीएससी में भी बिल्कुल कट क्लियर होनी चाहिए कि हाँ गलती बिल्कुल ना हो। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय मूल के थर्मन सनमुगम का निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुआ। तो ठीक है, ये बने हैं राष्ट्रपति, लेकिन ये निर्विरोध नहीं हुआ है। इनके अगेंस्ट में दो अन्य लोग भी खड़े थे और इनको लगभग 70% के आसपास में वोट मिला है। तो निर्विरोध नहीं, तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सिंगापुर में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, संसदीय प्रणाली है। ठीक है, हालांकि वहां का कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है बिल्कुल। तो आपको फर्स्ट राउंड में पढ़ते हुए बिल्कुल लगेगा कि ये तो क्वेश्चन सही है, लेकिन आप गलत कर ले जाएंगे। तो बिल्कुल एक एक चीज को यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो आंसर हो जाएगा डी। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि इसमें सनमुगम रत्नम जो बने हैं वो 9वें राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। तो याद रखिएगा 9वें राष्ट्रपति के रूप में इनका चयन किया गया है। और इनको जो शपथ दिलाई गई है वो वहां के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन ने दिलाया है, और ये भी भारतीय मूल के ही हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सुंदरेश मेनन सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश जो भारतीय मूल के ही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागर में उठने वाले भीषण तूफान का नाम क्या था जिसके कारण विनाशकारी बाढ़ की स्थिति से पूर्व लीबिया के तटीय इलाकों में हजारों लोगों की जान चली गई। डेनियल, सानूब, मावर और फ्रोजन। और इसका जो सही आंसर है वह है डेनियल, फर्स्ट है। पूर्वी लीबियाई तट पर, खासतौर पर भूमध्य सागर में क्षेत्र में जो यहाँ से चक्रवात उठी थी, और इसका जो प्रभाव मुख्य रूप से डेनियल नाम से रखा गया था चक्रवात का, और ये प्रभाव जो डाला है पूर्वी लीबिया का प्रभाव पड़ा था। इसके 3 शहर विशेष रूप से काफी ज्यादा वहां पर भीषण संकट देखने को मिला, और उसमें डेरना जो है सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। पाया जाता है कि यहाँ लगभग लोग 10,000 लोग को अभी तक, मतलब उस समय तक मरने के लिए ये चिन्हित किया गया कि 10,000 लोग से अधिक लोग यहाँ की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के संदर्भ में असत्य है। याद रखिएगा, जब भी ऐसा है तो आप सत्य सत्य को पहले टिक कर लें, क्योंकि वहां पर बिल्कुल बाद में ये ना हो गया अरे तुमने ये चीज नहीं देखा, असत्य था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट है कि यह कॉरिडोर केवल बंदरगाहों का नेटवर्क है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों की प्रगति में तेजी लाना है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह मुख्यतः चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए दोनों लग रहा है कि सही है, लेकिन यहां थोड़ा क्या है, केवल बंदरगाह ये नहीं है। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया कि ये गलत हो गया। दूसरा है कि यह मुख्यतः चीन के बेल्ट एंड रोड, तो ये सही है। इस प्रकार आंसर देखें तो बी हो जाएगा 2। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वह मुख्य रूप से रेल लाइन, सड़क और बंदरगाह तीनों के लिए है। तो याद रखिएगा, रेल लाइन, सड़क और बंदरगाह तीनों के लिए। तो यही पर आपका कंफ्यूजन पैदा करेगा। इस प्रकार आप देखते हैं तो ये आपका असत्य पूछ रहा है ना, सॉरी असत्य पूछ रहा है, तो केवल ए हो जाएगा। तो देखिए हमें ऐसे भी गलती हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। यह सूचकांक यूएनओ की एजेंसी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा
प्रकाशित की जाती है। यह आकलन विभिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं पर आधारित है। यह सूचकांक का मान 0 से 10 के बीच होता है। यह वर्ष 2023 के आधार पर भारत का स्थान इसमें 40वां था। देखिएगा, इसमें से पूछ रहा है असत्य मतलब कौन सा सही नहीं है, तो ये सी आंसर हो जाएगा। यह सूचकांक का मान जो होता है वो 0 से 100 के बीच में होता है, और जिस देश का जितना 100 के करीब होगा वह देश की नवाचार सूचकांक में अच्छा माना जाएगा। अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो इसमें टॉप 3 देश में आपका स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका का है। फर्स्ट स्थान है स्विट्जरलैंड, दूसरा है स्वीडन, थर्ड में अमेरिका। ये 3 देश है। भारत का स्थान 40वां है, याद रखिएगा। इससे पूर्व भी 40वां था, 22, 23 और 24 तीनों में 40वां स्थान पर है भारत। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के गठन का सुझाव किसने दिया है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हम लोग जानते हैं जब तक मोदी जी का नाम आया, मोदी जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। G20 का जो बैठक हुआ था दिल्ली में, उसी समय नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की बात की थी। लेकिन यह G20 के बैठक सम्मेलन से नहीं हुआ था, बल्कि सम्मेलन के दौरान ही बाहर से मैंने इतर एक कार्यक्रम में इन्होंने अपना घोषणा किया था कि ऐसा किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को सिंगापुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? PY चंद्रचूड़, रविंद्र भट्ट, रंजन गोगोई, NV रमना। और आंसर है NV रमना। उस समय न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा चर्चा में था, और शायद न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो बिल्कुल इस चीज को मिला होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमना। इनको सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिएशन सेंटर की तरफ से इंटरनेशनल मेडिएटर के रूप में इनको नामित किया गया था, NV रमना को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिम्बेक्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सैन्य अभ्यास श्रीलंका और भारतीय नौसेनाओं के बीच है। इसका आयोजन दक्षिण चीन सागर में हुआ है। भारत की तरफ से INS रणविजय, INS कवरती और समुद्री गश्ती विमान भाग लिया था, और ये इस संस्करण का 30वां अभ्यास था। इसमें जो गलत कह रहा है तो गलत हो जाएगा A, यह श्रीलंका का नहीं है। ठीक है, इसमें श्रीलंका न लेकर सिंगापुर भाग लेता है। भारत और सिंगापुर का ये संयुक्त युद्धाभ्यास है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड वर्ष 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया है? कंगना रनौत, अक्षय कुमार, वहीदा रहमान, अनुपम खेर। और आंसर इसका वहीदा रहमान। काफी ज्यादा चर्चा में भी था, उसमें बना हुआ न्यूज़पेपर में वहीदा रहमान को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे ज्यादा उत्कृष्ट या सबसे ज्यादा बेहतर पुरस्कार में से एक है, सर्वोच्च पुरस्कार में से एक है। और यह पुरस्कार के तहत टोटल 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कोई पूछ सकता है। भारत में इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी, और सबसे पहले जो अवार्ड दी गई थी वह दी गई थी देविका रानी को। देविका रानी को अभी तक मरणोपरांत 2 व्यक्ति को दिया गया था यह अवार्ड, पृथ्वीराज कपूर 1971 और विनोद खन्ना 2017। बाकी सभी लोग जीवित लोग को दिया गया। तो ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस बाघ रिजर्व को भारत का 53वां बाघ रिजर्व बनाया गया है? धौलापुर करौली रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती रिजर्व, रानीपुर रिजर्व और रामगढ़ विषधरी रिजर्व। और याद रखिएगा 55वां जो भारत का अभी तक सबसे लास्ट है, इसके बाद अभी और बनना भी नहीं है, तो लास्ट है वीरांगना दुर्गावती रिजर्व जो 55वां के रूप में घोषित किया गया था। और यह MP का 7वां, मध्य प्रदेश का 7वां बाघ रिजर्व है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 54 क्रम में है आपका धौलापुर करौली और 55वां वीरांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा गया? हम लोग जानते हैं कि 19 सितंबर को पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर प्रमुख हुए थे और पुराना जो संसद भवन था उसका नाम चेंज करके संविधान सदन कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संविधान सदन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किस संगठन ने मरीन सैंड वॉच प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? यूएनईपी, डब्ल्यूएमओ, आईएमओ और यूएनसीएलओएस। इसमें जो मरीन सैंड वॉच का जो लॉन्च किया गया है यूएनईपी द्वारा किया गया है और यह जो एक तरह से मैरीन सैंड वॉच जो बनाया गया था डेटा प्लेटफॉर्म है और इसमें जो रेत निष्कर्षण के पैमाने और उसके दूरगामी परिणामों को इसमें खुलासा किया जाएगा कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है समुद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2023 को प्रोजेक्ट 17A का 7वां एवं अंतिम स्टेल्थ फ्रिगेट लॉन्च किया गया जिसका नाम है विंध्यागिरी, उदयगिरी, महेंद्रगिरी, तारागिरी और इसका सही आंसर है महेंद्रगिरी। हम लोग जानते हैं प्रोजेक्ट 17 जो किया गया है वो मूल रूप से प्रोजेक्ट 17A फॉर अल्फा है, प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स है। इसके तहत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल बनाई जा रही है, फ्रिगेट मिसाइल, ये एक श्रृंखला है और ये 7वां श्रृंखला के 7वां और अंतिम फ्रिगेट ये है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कई देशों में कोविड-19 का संक्रमण पुनः तेजी से बढ़ा है जो कोरोना वायरस के नए प्रकार BA.2.86 से फैला है। इसे सामान्य क्या नाम दिया गया? फिर से एक बार वो चलता रहेगा आपको और इसका नाम है ओमिक्रॉन, डेल्टा प्लस, पिरोल और ट्रूनेट। इसका आंसर है पिरोल या पिरोला जो भी रहे और ये मुख्य रूप से इसमें आम लक्षण जो देखते होंगे बुखार, खांसी, छींक, थकान, स्वाद और गंध का जो ना पाया जाना, तो ये सब कुछ चीजें लगातार मिल रही थी उस समय पिरोला नामक से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर स्वाति नायक, डॉक्टर रवि कन्नन, गीतिका श्रीवास्तव और श्री नरेंद्र मोदी। और यह जो अवार्ड दिया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। यह जो पुरस्कार है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड मुख्य रूप से कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है और यह वैसे वैज्ञानिकों को दी जाती है जिसका उम्र 40 साल से कम है और यह स्वाति नायक को दिए गए हैं। यह जो वर्तमान में अभी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? इग्नू, यूजीसी, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और सीबीएसई। और सही आंसर इसमें है यूजीसी द्वारा। यह जो कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग की तरफ से चालू किया गया है और इसमें 111 मालवीय मिशन केंद्र की स्थापना की बात चल रही है जिसमें से 15 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले यह मानव संसाधन विकास केंद्र के रूप में था, अब उसका नाम परिवर्तन करके मदन मोहन मालवीय के नाम पर मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये रहा 15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं और उम्मीद है कि आप लोग लगा लिए होंगे। नेक्स्ट हम जल्द ही फिर से अगर कुछ क्वेश्चन रह गया होगा सितंबर में तो वहां से ले लेंगे और फिर अक्टूबर महीने से करके स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से देखिएगा कि जैसे आपको 10-15 दिन, 1 महीना में आते आते आपको टोटल बिल्कुल अपडेट हो जाइएगा करंट से, ये सारा क्वेश्चन पीछे का कवर हो जाएगा। तो फिर डेली या वीकली क्वेश्चन जो आपका टॉपिक बनता है उस पर हम लोग लेके आ जाएंगे। तो ठीक है, देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जो है वो करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। ओके, थैंक यू।